अनायत माँ का सबसे बड़ा बेटा था। इसने मैट्रिक पास कर लिया तो माँ ने उसे कहना शुरू कर दिया, बेटे कोई काम तलाश करो। बात ये थी कि अनायत से छोटे चारों भाई पढ़ रहे थे, तभी इसको ये एहसास दिलाया जाता कि मुआशी बदहाली दूर करना उसी की जिम्मेदारी है। सुबह ही वो काम की तलाश में निकल जाता और शाम को घर लौटता था। माँ को इसके बुझे चेहरे से अपने सवाल का जवाब मिल जाता कि आज भी काम नहीं मिला। रात नाउम्मीदी का अंधेरा लाती और नई सुबह उम्मीद की नई किरणें समेट लाती। 6 माह से यही हो रहा था। क्लर्की के लिए 100 दफ्तरों की हाँक छानी। बिलाहर मायूस हो गया और प्राइवेट काम ढूंढ लिया। एक आड़ती ने हिसाब किताब के लिए रख लिया। 1 माह काम करने के बाद इसने सिर्फ 500 रुपए दिए। अनायत की आंखों में आंसू आ गए। आड़ती ने पूछा, क्या कम दिए हैं? ये तनख्वाह है या भीख? अनायत ने धीमे लहजे में शिकवा किया। पहले से तय कर लेते। शुक्र करो 500 रुपए मिल गए, वरना हर जगह पहले 6 माह मुफ्त काम करना पड़ता है। पहले तजर्बा हासिल कर लो तो अच्छा है। अच्छा काम करोगे तो कुछ सीख लोगे, तब तनख्वाह की बात करना। अनायत के हालात ऐसे ना थे कि वो तजर्बाती मेहनत पर वक्त जाया करता। वो थक हार कर रह गया। आड़ती का काम छोड़ा तो कहीं चपड़ासी भी न लग सका। बीमार बाप, 2 बहनें, 1 माँ और 4 भाई। इतना बड़ा कुंबा और कफालत का वाहिद जरिया इसका मकान का किराया था, जो इसके दादा ने विरसे में छोड़ा था। ये 5 मरले का पक्का मकान था। इसके बीचों बीच दीवार खड़ी करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में अनायत और इसके घर वाले रहते थे और दूसरे हिस्से में किरायादार। इस तरह गुजारा चल रहा था। इस बार जब मुल्तान से अनायत के मामा जी आए तो माँ रो पड़ी। भाई से कहने लगी कि तुम ही इसका कुछ करो, मैं तो दुआ कर करके थक चुकी हूँ, मगर अनायत को कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्या अनायत को किसी किस्म का हुनर आता है? मैट्रिक पास का तो नौकरी तलाश करना मुश्किल है। आजकल चपड़ासी भी FA BA होते हैं। बेहतर है कि कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो मैं इसको सऊदी अरब भिजवाने का इंतजाम कर सकता हूँ। शर्त यह है कि इसे पहली 2 तनख्वाहें इस एजेंट को देनी होगी, जो इसको वहाँ भिजवाने और फिर काम दिलवाने का बंदोबस्त करेगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अनायत की माँ ने फौरन हामी भर ली। मामू ने भांजे के लिए कुछ रकम बहन को दी कि कोर्स के लिए किसी अदारे में दाखिला ले ले, रोजगार तो सही मिलेगा। बहन खुश हो गई। उसने बेटे पर दबाव डाला कि तुम्हारा मामू ये कहकर चला गया है और रुपया भी दे गया है। कोर्स करना होगा, वरना फिर वहाँ जाकर हर किस्म की मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। दियारे गैर में रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता। तुम अभी जवान हो, दिल में हौसला और जिस्म में ताकत है, तो जल्द गरीबी की लानत से हम छुटकारा पा सकते हैं। 1.5 साल उसे कोर्स करने में लगा। ये वक्त उसने जूं तूं गुजारा। 6 माह वीजा के इंतजार में लगे। जब सारी कार्रवाई पूरी हो गई तो वो दुबई रवाना हो गया। अब माँ उसकी जुदाई से निढाल थी। पहली बार बिछड़ रहा था, फिर भी वो खुशी का इजहार कर रही थी। कहती थी, 2-4 बरस की जुदाई की कोई बात नहीं बेटा, तू हजारों में कमाएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी लड़कियों के भी हाथ पीले हो जाएंगे। अब घड़ियां गिन गिन कर दिन गुजरने लगे। बिलाहर वो दिन भी आ गया जिसका सारे कुंबे को इंतजार था। अनायत के आने का मुद्दा सुनकर माँ फूले न समा रही थी। इसका बेटा 5 साल बाद दुबई से घर लौट रहा था। उसने इतना कमा लिया था कि बहनों की शादी करने के बाद भी कुछ सरमाया भेज रहा था। वो अपने वतन में बहुत अच्छी तरह कोई कारोबार कर सकता था। इसने फोन पर कहा था, माँ फिक्र न करना, मैं बहनों के लिए उम्दा रेशमी जोड़े, घड़ियां और घरेलू छोटा मोटा सामान साथ ला रहा हूँ। इसने अपने आने की तारीख भी बता दी। वो पहले मुल्तान में उतरा, जहाँ इसे एक रोज ननियाल में ठहर कर मामू से मिलना था, फिर आगे अपने शहर जाना था। मामू का शुक्रिया अदा करना लाजिम था, जिनकी मेहरबानी से इसको खुशियों और आसूदा हाली के ये दिन दिखाए थे। सो वो एक दिन मामू के घर ठहर गया। इनको और इनके बच्चों को तोहफे दिए और जाने की इजाजत चाही। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारे पास सामान है, वैगन या बस पर जाना मुनासिब नहीं, ऐसा करो टैक्सी कर लो। इस पर मोमानी बोली, मेरा मामूजाद फलक शेर टैक्सी चलाता है, क्यों ना इसको फोन करके बुला लें। इतने माल असबाब के साथ किसी अजनबी की टैक्सी में जाएगा तो हमको फिक्र लगी रहेगी। मामू ने कहा, ठीक है बेगम, तुम अपनी मोमानी को फोन करके फलक शेर को यहाँ बुलवा लो। मोमानी ने फोन किया, फलक शेर ने ही रिसीव उठाया। मोमानी ने फोन किया, फलक शेर ने ही रिसीवर उठाया। मुद्दा सुनकर कहने लगा कि मैं आज फारिग हूँ, आकर अनायत साहब को ले जाता हूँ। आध घंटे बाद इसने दस्तक दी। मामू साहब बाहर निकले तो इसने कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ, गाड़ी चेक करा लूँ। मामू बाहर निकले तो इसने कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ, गाड़ी चेक करा लूँ। रस्ते में जगह जगह सड़क उखड़ी हुई है, अनायत को भेज दें। वर्कशॉप पर कितना टाइम लगेगा? मामू ने सवाल किया। यही कोई घंटा भर, फलक शेर ने जवाब दिया। यूं मामू ने अनायत को फलक शेर के पास भेज दिया। फलक शेर रास्ते में एक वर्कशॉप पर रुका। थोड़ी देर बाद
بعد आ कर बोला, अनायत भाई मोटर में काम ज्यादा निकल आया है, ऐसा करें आप मेरे घर में थोड़ी देर क़याम कर लें, मैं गाड़ी बनवा कर अभी आता हूँ। वो बेचारा बिला चूंचड़ा मान गया। फलक शेर उसे घर ले आया, अपने वालिद को बताया कि ये बिलाल साहब के बांजे हैं, मैं जरा गाड़ी को सही करवा लूं, तब तक ये हमारे मेहमान हैं। फलक शेर का बाप इससे गर्म जोशी से मिला और घर के अंदर ले गया। इसकी हादर मतारत की और दोनों दुबई के बारे में बातें करने लगे, जबकि फलक शेर वापस वर्कशॉप चला गया। इसने 1-2 घंटे का कहा था, मगर मगरिब हो गई और वो ना लौटा। इसके बाप ने कहा, अनायत बेटा अब रात सर पर है, रास्ते में डाकू वगैरह मुसाफिरों को लूट लेते हैं, और तुम तो दुबई से आ रहे हो, तुम्हारे पास कीमती सामान भी होगा। जी बिल्कुल, मेरा तो सारा ही सामान कीमती है, बहनों के जहेज के लिए खरीदारी की है, 5 साल बाद घर लौट रहा हूँ, तब तो नकदी वगैरह भी होगी। नकदी के साथ कुछ सोना भी खरीदा है अंकल, बहनों की शादियों के लिए जेवरात बनवाए हैं। बेटे अनायत फिर तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम हरगिज रात का सफर मत करना, खाना खाकर सो जाओ। अभी तक फलक शेर नहीं लौटा, वो इशा तक आएगा, शायद गाड़ी में कुछ मसला निकल आया है, अगर रास्ते में कोई वीरान जगह पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है, सुबह सवेरे निकल जाना। अनायत ने सोचा, बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं, रात का सफर पुरखतर होता है, दिन को ही सफर बेहतर होगा। इसने फलक शेर के घर ही सो जाना बेहतर जाना। बाप के साथ अनायत की गुफ्तगू फलक शेर के भाइयों ने भी सुनी। ईशा की नमाज के बाद फलक शेर भी आ गया, कहने लगा, गाड़ी में थोड़ा सा मसला था, मगर टायर पुराने थे, सोचा कि नए डलवा लेता हूँ, इसी सबब देर हो गई। खैर अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, अब सुबह चलेंगे, सुबह सवेरे सफर ज्यादा खुशगवार होगा, हम ताज़ा दम होंगे और इस वक्त गर्मी भी कम होगी। ये तय पाया गया कि अब सफर कल ही सुबह करना है। फलक शेर की वालदा ने पुरतकल्लफ खाने का इंतजाम कर लिया था, सब ने सैर होकर खाया और एक अलहदा कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया गया। खाना खाने के बाद फलक शेर ने कुछ देर अपने मेहमान से गप शप में वक्त गुजारा, दुबई के बारे में मालूमात ली, पूछा अगर मैं वहां जाकर टैक्सी चला लूं तो कितना कमा लूंगा और दुबई का वीजा कितने में मिल जाएगा। अनायत ने सादा दिली से तमाम मालूमात दी और बातों बातों में बता दिया कि 5 सालों में उसने कितना कमा लिया है, कि वो अब खुशहाल हो गया है, बहनों की शादी की खूब जी खोल कर खरीदारी की है, क्या क्या खरीदा है और कितना सोना लिया है, सभी कुछ अहवाल इसने फलक शेर को बता दिया। इसने इलेक्ट्रिकल का कुछ सामान देखने की ख्वाहिश की तो सादा दिल अनायत हर चीज खोल खोल कर इसे दिखा दी जो वो घर वालों के लिए लेकर जा रहा था। गैर मुल्की कपड़ा और बेशकीमत घड़ियां, जूसर, ग्राइंडर मशीन, वीसीआर। इन दिनों वीसीआर का दौर था। इन चीजों को देखकर फलक शेर और इसके भाइयों के मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगे कि उसके पास कितना माल है, काश फलक शेर भी दुबई कमाने चला जाता तो कितना अच्छा होता, हमारी गुर्बत भी दूर हो जाती। अनायत ने कपड़ों का एक एक जोड़ा फलक शेर के वालिद और वालदा को दिया और फलक शेर को एक घड़ी दी, सोचा ममानी इस अमर से खुश हो जाएंगी। अनायत की आदत थी कि वो दुबई घर वालों के लिए उदास हो जाता तो टेप लगा लेता था और घर वालों के लिए केस्ट में बातें रिकॉर्ड करके पाकिस्तान जाने वाले किसी दोस्त के हाथ भिजवा देता था। इस बार आने से पहले भी इसने केस्ट भरी थी लेकिन भिजवा न सका, फिर वो खुद ही पाकिस्तान के लिए आज़मे सफर हो गया। तभी इसने दिल बहलाने को टेप रिकॉर्ड निकाल लिया। रात को जब वो सोने लगा तो फलक शेर उसके लिए दूध का गिलास ले आया। जनूबी पंजाब के बाशिंदों की ये आदत है कि रात को सोने से पहले दूध जरूर पीते हैं। अनायत ने कहा, भाई मैंने खाना ज्यादा खा लिया है इसलिए दूध रहने दो। यार ये क्या बात हुई, नौजवान आदमी हो, तुमने काफी पहले खाना खाया था, अब रात के 12 बज चुके हैं, खाना तो कब का हजम हो गया है, अब दूध भी पी लो, नींद अच्छी आएगी, थकन भी उतर जाएगी। जब इसने इसरार किया तो अनायत ने इसके हाथ से दूध का गिलास लेकर पी लिया और सोने के लिए लेट गया। उसे क्या खबर थी कि ये लालची लोग उसके बारे में कैसा वहशतनाक मंसूबा बना रहे हैं। दूध में उन्होंने नशावर गोलियां मिला दी थी। फलक शेर के जाते ही उसने टेप रिकॉर्ड में केस्ट लगा दी, बटन ऑन करके हल्की आवाज में उसे चला दिया, मगर नशा रफ्ता रफ्ता असर करने लगा था। वो गनूदगी में जाता गया। कुछ देर बाद वो तीनों कमरे में आ गए। जब उनका वालिद अपने कमरे में सो रहा था, फलक शेर ने देखा कि अनायत सो चुका है तो उसने अपने भाइयों से कहा, काम शुरू करो, सुबह से पहले इसको खत्म करके जमीन के अंदर करना है। इसके छोटे भाई अकबर ने अनायत की टांगे पकड़ ली, खुद वो छलांग लगाकर इसके ऊपर को बैठा और इसे दबोच कर दोनों बाजू मजबूती से काबू कर लिए और अनायत के मुंह
मुंह पर तकिया रख कर इसका सांस बंद कर दिया। वो दम घुटने से तड़पने लगा तो उन्होंने उसे पूरी तरह चित कर डाला। ताहम इसके जोर लगाने से तकिया इसके मुंह से हट गया। वो अब पूरी तरह बेदार हो चुका था। चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। वो बस इतना ही बोल पाया था कि फलक शेर ने दोबारा तकिया इसके मुंह पर रख कर अपने घुटने से इसको दबाया और इसकी सांस को पूरी कुव्वत से बंद कर दिया। तभी फलक शेर की माँ आवाजें सुनकर कमरे में दाखिल हुई। यहाँ तो कमरे में अजीब ही मंजर मुंतजिर था। इसके तीनों बेटे अनायत पर सवार थे और इसकी जान निकालने में लगे हुए थे। इनको डर था कि माँ जाकर इनके बाप को ना जगा दे। किसी जवान मर्द की जान निकालना इतना आसान नहीं होता। माँ वहशतज़दा होकर बोली, ओ लालचियों, ये क्या कर रहे हो जालिमों, छोड़ दो इसे। वो माँ को चुप नहीं करा सकते थे, लिहाजा अकबर ने एक मोटा सा डंडा जोर से अनायत के सर पर मारा तो तकिया एक तरफ गिर गया और अनायत की चीख निकल गई। इसको तड़पते देखकर फलक शेर की माँ रोने लगी। वो बूढ़ी औरत थी, भला इसकी फरियाद वो कहाँ सुनते। इन पर तो खून सवार था। मरने वाले के सूटकेस में सोने की टिक्कियों की चमक ने इनको अंधा किया हुआ था। आखिर इस बेबस की जान लेकर ही हिले। माँ से बोले, तुम इधर से चली जाओ। इसको अगर हम अधमुआ करके छोड़ देते तो ये हमको मरवा देता, मगर अब तुम यहाँ बैंड डाल के हमको मरवा दोगी। वो बेचारी नातवा खातून रोती हुई कमरे से निकल कर बरामदे के फर्श पर जा पड़ी। इसके हवास काम ना कर रहे थे कि क्या करे, जबकि इसके बेटों ने मैयत को जानवरों का चारा रखने वाली जगह कदाल से जमीन खोद कर दबा दिया। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। इसके बाद इसकी दुबई से लाई हुई सब अशिया पर इनका कब्जा हो गया। इधर जब अनायत मुकर्रा वक्त पर घर ना पहुंचा तो इसकी माँ बेचैन हो गई। दूसरे बेटे कफायत को अपने भाई के पास भेजा कि जाकर पता करो अनायत आया है या नहीं। आ गया हो तो इसे अपने साथ ही ले आना। छोटा भाई मामू के पास पहुंचा। इसने बताया, बेटा वो तो कल 11 बजे यहाँ से चला गया था। मैं फलक शेर से पता करता हूँ। फिर मामू ने इसे फोन किया तो फलक शेर ने कहा, फूफा जी मेरी गाड़ी खराब थी, मैं उसे वर्कशॉप ले गया तो उस्ताद ने कहा कि उस पर सफर मत करो, इसके टायर खत्म है। रास्ते में खराबी दरपेश हो गई तो क्या करोगे, पहले टायर बदलवा लो। तभी मैंने आपके भांजे से माजरत कर ली थी। वो दूसरी टैक्सी करके खुद चला गया था। मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है और क्यों अभी तक घर नहीं पहुंचा। शायद किसी दोस्त के पास हो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी गाड़ी तो इसी दिन से वर्कशॉप में खड़ी है, बेशक आप जाकर मेरे उस्ताद जी से पूछ लो। यह सुनकर अनायत का मामू परेशान हो गया। वो कफायत को लेकर फलक शेर के घर गया क्योंकि कफायत बहुत परेशान था। उसे यकीन था कि उसका भाई दुबई से आ गया है। उसने वहां से चलते वक्त अपनी वालदा को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि मुल्तान एयरपोर्ट से वो मामू के पास जाएगा और फिर घर आएगा। ताहम जब फलक शेर ने बताया कि वो अपनी टैक्सी के टायर चेंज करवा रहा था तो उन्होंने इसकी बात का यकीन कर लिया। बज़ाहिर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी। वो यही समझे थे कि मुल्तान में अनायत किसी दोस्त के पास चला गया होगा। ताहम हैरत की बात यह थी कि इसने ना तो घर वालों को फोन करके बताया और ना अपने मामू से ही राब्ता किया। तभी उनको शक गुजरा कि जरूर इसके साथ कोई गैर मामूली बात हो गई है। वो अभी यही सोच रहे थे कि अनायत के घर में उन्हें किसी गैर मामूली परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू वैसी ही थी जैसी अनायत के मलबूस से मामू को आई थी जब वो उनके घर पर ठहरा हुआ था। यह खुशबू फलक शेर के घर में हर जगह महसूस हो रही थी। मामू ने फलक शेर से कहा कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। इस तरह घर देखने के बहाने वो कमरे में इधर उधर फिरने लगे। तभी एक कमरे में सोफे पर मामू को तौलिया बड़ा नजर आया। इसने तौलिया उठाया तो इसमें से भी तेज परफ्यूम की खुशबू आई। उसे लगा कि ये तौलिया अनायत का है। वो इस वक्त इस कमरे में खड़ा था जहाँ पिछली रात ये वक़ुआ हुआ था। जब मामू फलक शेर से बातें कर रहा था, कफायत की नज़र कमरे में पड़े पलंग पर पड़ी। उसने देखा कि पलंग पर नई साफ सुथरी चादर बिछी हुई है, लेकिन तकिया मौजूद नहीं है। वो पलंग की तरफ गया। उसे उसके नीचे एक नया टेप रिकॉर्ड नजर आया। उसने उसे उठाकर देखा, इसमें केस्ट लगी हुई थी। कफायत ने केस्ट को निकाल लिया। उस पर अनायत का नाम लिखा था। उसने जल्दी से केस्ट जेब में रख ली और रिकॉर्डर को वापस उसी जगह रख दिया। फलक शेर और इसके भाई मामू से बातों में मशगूल थे। उन्होंने कफायत की तरफ तवज्जो ना की थी। घर आकर इसने सारा माजरा अम्मा और मामू से बयान किया। मामू ने भी गवाही दी कि इस कमरे में लगता है परफ्यूम की शीशी खोली थी या किसी ने अपने कपड़ों में परफ्यूम लगाया था जिसकी खुशबू हवा में रची हुई थी। तभी मुझे शक हो गया। फिर उन्होंने केस्ट देखी और इसे टेप रिकॉर्ड पर लगा दिया। जो वो केस्ट सुनते जाते थे, घर वालों पर क़यामत गुजरती जाती थी।
شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز سنائی دی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بری تھی، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈ میں لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت ٹیپ ریکارڈ کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے آ ٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس ہی نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈ پر بھی نہیں گئی، جس کا بٹن آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین پر دفنا کر جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی خوف زدہ ہو گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھی، پھر لڑنے بھیڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور عنایت کے کراہنے کی آواز بھی ابھرنے لگی۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ پھر فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہوئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شاہد خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ خون تو چھپ نہ سکا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا مگر ماں بھی زندہ درگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر آئیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔